तो दोस्तों आज हो गया 19 अप्रैल 2023। यूपी समेत देश में किसी भी ताज़ा बड़ी खबर लेकर आए हैं सिर्फ आपके। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 10 मई को कर्नाटक में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। रविवार को कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार समेत 7 लोगों को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार को हुबली मध्य निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर से भाजपा पर हमला बोला है। संजय राउत ने कहा है कि इन दिनों कमल का सीजन नहीं है और उन्हें बाजार में कमल दिखाई नहीं दे रहा है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि इन दिनों बाजार में दूसरे भी कई फूल हैं और आने वाले वक्त में आपको और भी कई फूल दिखाई देंगे। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को मिलने वाली सीटों को लेकर भी संभावनाएं जाहिर की है। गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो से गैंगरेप के 11 दोषियों की सजा कम कर उन्हें रिहा किए जाने के गुजरात सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। मंगलवार को दोषियों की रिहाई की चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने कहा है कि सरकार को अपनी ताकत का इस्तेमाल जनहित को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए था। यही नहीं, अदालत ने सरकार से पूछा है कि वो कौन से कारण थे जिसके चलते बिल्किस बानो के रेपिस्टों को रिहा कर दिया गया। आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं, इस मसले पर विशेष अदालत 26 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने जमानत की मांग करते हुए अदालत को बताया है कि मामले में अब उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस कार्ड बनवाने की बड़ी सहूलियत दे दी है। प्रदेश में कैशलेस कार्ड बनने की राह अब और आसान हो गई है। प्रदेश सरकार का अब कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या पेंशनर ये कार्ड घर बैठे अपने कंप्यूटर से बहुत ही आसानी से बना सकता है। आपको बता दें कि ये कार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत ऑनलाइन बन रहे हैं। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी दो तरफा घिर गई है। एक तरफ भीतरी असंतोष है तो दूसरी तरफ सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल की नाराजगी सार्वजनिक हो रही है। सपा ने आरएलडी से विवाद को शांत करने के लिए ऐलान किया है कि निकाय चुनाव में बड़ौत और बागपत में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ये सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ दी है, पर सपा के अंदर भी असंतोष काफ़ी है। टिकट ना मिलने पर बागी हुए दावेदार दूसरे दलों से पर्चा भर रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना पर रोक से हाईकोर्ट का इंकार, 4 मई को होगी अगली सुनवाई। जी आपको बता दें कि बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरे चरण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 7 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना को रद्द करने के लिए लगभग आधे दर्जन याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत पर नीतीश कुमार अपने 4 महीने पुराने बयान से पीछे हट गए हैं। मोतिहारी में शराब पीकर लगभग 40 लोगों की मौत के बाद नीतीश कुमार ने उनके परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान कर दिया है। इससे पहले छपरा में 75 से ज़्यादा लोगों की मौत होने पर भी नीतीश कुमार मुआवजा नहीं देने के अपने निर्णय पर अड़िग रहे हैं। मोतिहारी की घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुआवजे के ऐलान के बाद भी बीजेपी नीतीश कुमार का पीछा नहीं छोड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। शराब घोटाले में एक दिन पहले सीबीआई पूछताछ का सामना करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बार पीएम नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक कहानी के जरिए उन पर तीखे वार किए। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा और उनकी डिग्री पर सवाल खड़े किए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेयर के लिए घोषित 10 में से 6 मुस्लिम और 3 दलित उम्मीदवार उतारकर भविष्य की राजनीतिक रणनीति काफ़ी हद तक साफ कर दी है। ये भी साफ कर दिया कि उन्हें दलितों के साथ मुस्लिमों पर भरोसा है। आपको बता दें कि बसपा पिछले विधानसभा और उससे पहले लोकसभा चुनाव में अपने लगातार घटते जनाधार को लेकर काफ़ी परेशान रही है। यही वजह है कि नगर निकाय चुनाव में पार्टी अपनी रणनीति बदलती दिख रही है। पार्टी एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के तर्ज पर दलितों और मुसलमानों को एक साथ लाने में जुटी हुई है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े फैसले का ऐलान किया है। दरअसल मोतिहारी में जहरीले शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे देने का ऐलान किया है। अब तक नीतीश कुमार शराब से होने वाली मौत पर मुआवजा देने के खिलाफ थे, लेकिन अचानक नीतीश कुमार का मूड बदल गया है और अब जहरीली शराब के मृतकों के परिवारों को मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने अमित शाह के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा अगले लोकसभा चुनाव में 35 सीट जीतती है तो टीएमसी सरकार 2025 से आगे टिक नहीं पाएगी। ममता बनर्जी ने 14 अप्रैल को एक रैली के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर अमित शाह के इस्तीफा की भी मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुक्रवार को अमित शाह ने रैली को संबोधित किया, ये ठीक है, लेकिन देश के केंद्रीय गृह मंत्री किसी राज्य की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने की बात कैसे कर सकते हैं? क्या देश का संविधान बदला जा रहा है? आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी है। इससे पहले ही पूर्व सीएम और 6 बार के विधायक रहे जगदीश शेट्टार ने बीजेपी को झटका दिया है। उन्होंने सोमवार को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। टिकट न मिलने से नाराज चल रहे शेट्टार ने कांग्रेस ऑफिस में मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। राजस्थान के मुसलमानों की उच्च शिक्षा की स्थिति पर हैदराबाद के सांसद और इमाम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चिंता जताई है। भरतपुर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राजस्थान के मुसलमानों की उच्च शिक्षा में स्थिति बेहद खराब है। दूसरे धर्म की तुलना में मुस्लिम बच्चे भी ज़्यादा कुपोषित हैं। उन्होंने मुसलमानों के लिए आरक्षण की वकालत भी की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राजस्थान में मुस्लिमों के पास ज़मीन भी कम है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस हिरासत में हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जाने माने वकील विशाल तिवारी ने इस हत्याकांड की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने पूर्व एससी जस्टिस की अध्यक्षता में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन करने की मांग की है। याचिका में यूपी के विशेष डीजीपी की ओर से बताए गए 2017 के बाद से हुए 183 इनकाउंटर्स की भी जाँच की मांग की गई है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से रविवार को करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान सीबीआई दफ्तर में क्या क्या हुआ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में जानकारी दी। केजरीवाल ने कहा कि मुझसे लगभग 9 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की। मैंने सभी सवालों के जवाब दिए। कथित शराब घोटाले का केस झूठा और घटिया राजनीति पर टिका हुआ है। वे आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ है, ऐसा केजरीवाल ने कहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीनों पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने वालों को तगड़ी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि गंगा के आसपास और गंगा के तटों की भूमि पर अतिक्रमण करने की घटनाएं सामने आई है। हमने तय किया कि उत्तराखंड में हम लैंड जिहाद और मजार जिहाद बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमने ऐसे 1000 स्थानों की पहचान की है जहां पर इस प्रकार का अतिक्रमण किया गया है। हमारी सरकार ने इन जगहों से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने रविवार को कोलार में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को एक ठेकेदार ने 40% कमीशन देने की चिट्ठी लिखी थी, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। कर्नाटक की जनता को प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर से अडानी मामले को जनता के सामने रखा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अडानी जैसे लोगों की मदद की और कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने क्या काम किया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से जहरीली शराब पीने की घटनाओं में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये हादसा नहीं, दलितों गरीबों की हत्या का मामला है और इसकी जिम्मेदारी लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए।